हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में, जिसमें आज हमारा पॉलिटी का इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, पॉलिटी के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हमारा आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ और मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, एंसाइंट हिस्ट्री और फिर मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी ये सारी वीडियोस तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज हमारा पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारा 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3 मतलब 3 में से एक व्यक्ति 2 साल, हर 2 साल बाद क्या होते रहता है, सेवानिवृत्त होते रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना डैश में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1993 ईस्वी में किया गया था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जब मतदान करते समय 2 लोगों का टाई हो सकता है, तो उस टाइम पे किसे मतदान करने का अधिकार होता है, तो ये होता है हमारा स्पीकर को। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं उनको मतदान करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। जो सांसद निधि है इसकी वर्तमान में राशि कितनी है, तो ये है 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए इसकी वर्तमान धनराशि है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा आर्टिकल 249 में। ठीक है, जो आर्टिकल 249 है, अनुच्छेद 249, तो इसमें ये सारी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये बुलाया जा सकता है, ये बुलाया जा सकता है आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, जो आर्टिकल 108 है इसके तहत बुलाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो इसमें से बताना है संसद का कार्य क्या नहीं होगा। इसमें से देखिए, जो इसका ऑप्शन डी होगा ये संसद का कार्य नहीं है। देखिए, इसमें क्या है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ये उसका कार्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से संसद का कार्य नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या होती है, ये होती है हमारी 550, मतलब लोकसभा में 550 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। फिर है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी है, तो अभी के टाइम पे इनकी संख्या है 12। ठीक है, फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई। तो यहाँ पर देखिए, भारत विश्व का विशालतम क्या है, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। तो इसकी जो प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी, तो ये कब की गई थी, ये करी गई थी हमारा 13 मई 1952 ईस्वी में। ठीक है, 13 मई 1952 को ये किया गया था। फिर है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है। तो लोकसभा में जो सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की जो अवधि होती है, ये होती है हमारी 1 माह की। ठीक है, 1 माह के अंतर्गत इनको विधेयक पेश करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने सांसदों की आवश्यकता होती है, ये होती है 50 सांसदों की आवश्यकता। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो जो वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये कितने क्षेत्र हैं, ये हो जाएंगे हमारे 543। ठीक है, 543 क्या है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो सर्वाधिक कार्यकाल पर रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, जो डॉक्टर बलराम जाखड़ थे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। फिर देखिए, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, इन ऑप्शनों में से देख के आप लोग बताना। ठीक है, आप लोग बताना कि इसमें से शून्यकाल का सही अर्थ क्या हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पूछा है तो उपराष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा में चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 25 वर्ष। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए? तो विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो कैबिनेट स्तर का होता है जो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 31 सीटें। ठीक है, 31 सीटें हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटें भी बताना और लोकसभा की सीटें भी बताना। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने लोक संसदीय क्षेत्र हैं? ये हैं 80। ठीक है, 80 लोक संसदीय क्षेत्र हैं। फिर है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो राज्यसभा की शक्तियों में से एक कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसमें से जो ये है, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राज्यसभा की शक्तियों में से एक हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो ये किस व्यक्ति ने घोषणा की थी? तो ये करी थी वीपी सिंह। ठीक है, जो वीपी सिंह थी उनकी ये घोषणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो ये थी 2 हफ्ते। ठीक है, 2 हफ्ते, लगभग 13 दिनों तक इन्होंने कार्य करा था। ठीक है, फिर है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कभी नहीं संभाला? तो ये है वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा बोलता है, कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये बोलता है हमारा आर्टिकल 75(1). ठीक है, आर्टिकल 75(a) ऐसा बोलता है। फिर है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। नवसृजित उच्च न्यायालय है, तो नवसृजित उच्च न्यायालय क्या है, कहाँ है? तो ये है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में है नवसृजित उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो कितनी वर्ष की सेवा इनको होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कम से कम 5 वर्षों की सेवा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसकी प्रथम न्यायाधीश पूछा है, महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी क्या थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय की। फिर देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 5। ठीक है, 5 न्यायाधीश होने चाहिए कम से कम।
फिर अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो ये थी हमारी एम फातिमा बीबी। ठीक है, एम फातिमा बीबी क्या थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय की। फिर है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या है? विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके खिलाफ हम अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं दिया गया है? तो ये नहीं दिया गया है राज्य के राज्यपालों के खिलाफ। ठीक है, राज्य के राज्यपालों के खिलाफ अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। फिर है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये होती है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों में। ठीक है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार? तो ये हो जाएंगे हमारे सी विद्यासागर राव। ठीक है, सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब देखिए इनसे पहले जो बने थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, BS कोश्यारी जी क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। फिर अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये बनी थी हमारा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू बनी थी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सभी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्यपाल के नियुक्ति करने का प्राधिकारी भारत का जो मुख्य होता है ये कौन होता है? ये होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इसमें से सही होगा। तो पहला देखिए वह राज्य विधान परिषदों के 1/4 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य होंगे? तो इनमें से देखिए हमारे उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं होगा। वह राज्य विधान परिषदों के लिए 1/4 सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, न ही एंग्लो इंडियन को वो मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत है? तो ये हो जाएगी आर्टिकल 213 के तहत। अगला क्वेश्चन है डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है हमारा राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? ये होती है हमारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ये करता है हमारा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए कम से कम 60 सदस्य होते हैं, अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। फिर देखिए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी क्या थे? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो किस के अनुसार मिलती है? किस अनुच्छेद के अनुसार मिलती है? तो ये मिलती है हमारा आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो कौन सी ऐसी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये की थी हमारा बलवंत राय समिति ने। ठीक है, जो बलवंत राय समिति थी इन्होंने क्या करी थी? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? जो आर्टिकल 243 है, तो निम्नलिखित में से ये किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है हमारा बेसिकली पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है, जो पंचायती राज प्रणाली होती है वो 243 क में लिखी गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? जो पंचायती राज है ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू होता है और सर्वप्रथम किस जिले में लागू होता है? तो ये होता है हमारा नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से क्या ऐसा है जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये नहीं होगा हमारा ग्राम सहकारी संस्था, ये पंचायती राज संस्था में नहीं आता है। फिर देखिए, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर दिए गए हैं, लेकिन एक स्तर नहीं होगा। वो कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा हमारा नगर परिषद। नगर परिषद पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो किसने बनाया था इसको संवैधानिक निकाय? ये बनाया था हमारा 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? ये किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। जब 5वां वर्ष समाप्त होने वाला होता है तब इनकी क्या करते हैं? गठन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? जब किसी उप प्रधान को पद से हटाना है तो उसके लिए कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो ये होता है हमारा 2/3। ठीक है, 3 में से 2 व्यक्तियों का आवश्यक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो ये होते हैं हमारे पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ग्राम सभा में क्या शामिल नहीं होगा? तो देखिए, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज है, ये ग्राम सभा के भाग में शामिल हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो जो ये 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं से। ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो किस समिति ने ये सब किया था? तो ये किया था हमारा बलवंत राय समिति ने। ठीक है, बलवंत राय समिति ने किया था। फिर है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो डैश संशोधन में औपचारिक रूप कब दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारा 1992 के 73वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण की मंजूरी दी। तो कितने परसेंट आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये दी है 50% की। ठीक है, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति दी है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन बनी थी? ये बनी थी छवि राजावत। ठीक है, छवि राजावत क्या बनी थी? पहली महिला सरपंच बनी थी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है? तो सर्वप्रथम भारत का डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? ये हो जाएगा केरल का वार्ड। ठीक है, जो केरल में जो पंचायत वार्ड है ये सर्वप्रथम डिजिटल वार्ड है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राज्य में किसने की थी? तो ये की थी हमारा राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम क्या हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो स्व सरकार संस्था कौन सी है? ये हो जाएगी ग्राम पंचायत। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस यानी दिन डैश को मनाया जाता है? यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद
IX जोड़ा गया यानी 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो क्या कवर करता है इसमें से? ये हो जाएगा हमारा पंचायत, ठीक है, पंचायत को कवर करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश द्वारा घोषित किया जाता है। जो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको क्या करा था? घोषित करा था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया है? संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो ये की गई है हमारा 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये कल्पना की गई है हमारा भाग इसमें, ठीक है, भाग IX यानी भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 में क्या किया गया है? 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये थे गाइज आज के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड 9 अप्रैल के लिए। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।